नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति चुनाव में मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है क्या? मोदी ने बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद को एनडीए का उम्मीदवार बनाकर सबको चौंका दिया है। जी हां, यकीन मानिए, जो लोग सालों से बीजेपी को कवर कर रहे हैं उनको तक ये खबर नहीं थी, बल्कि खबर तो ये भी है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के कई मेंबर्स तक को खबर नहीं थी, जब तक पीएम मोदी ने उनको बताया नहीं कि रामनाथ कोविंद अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं। उनको एनडीए का उम्मीदवार बनाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या कोविंद विपक्ष का समर्थन भी हासिल कर पाएंगे? सवाल यह भी है कि कोविंद का नाम जिस तरह से सामने आया है वो एक बार फिर मोदी स्टाइल की राजनीति का हिस्सा है, और क्या एनडीए कोविंद की रायसीना हिल्स में ताजपोशी कराने में कामयाब होगा? क्या विपक्ष एक दलित राष्ट्रपति का समर्थन करेगा या उसका विरोध करेगा? कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ता हैं, साथ ही मेरे साथ यहां पर देश के जाने माने दो बड़े पत्रकार और संविधान विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे, जिनसे हम राष्ट्रपति चुनाव की बारीकियां जानेंगे, इसके आगे के पहलू समझेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद मैं आपको राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो कोविंद को चुना गया है एनडीए का उम्मीदवार, उसकी इनसाइड स्टोरी भी बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। आप पहले ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। दिल्ली में आज बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें पीएम समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक के बाद अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बिहार के मौजूदा राज्यपाल और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामनाथ कोविंद पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आज श्री रामनाथ कोविंद गवर्नर बिहार का नाम तय किया गया है। देश के सभी राजनीतिक दलों से चर्चा की है। आज नाम तय करने के बाद एनडीए के सभी साथियों को भी सूचना की भी गई है, सूचना हो भी रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से बात की और रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने इस बाबत ट्वीट भी किया। पीएम ने लिखा, किसान के बेटे और साधारण परिवार से आए रामनाथ कोविंद ने अपना जीवन गरीबों के लिए समर्पित किया। रामनाथ कोविंद की उल्लेखनीय पृष्ठभूमि, कानून और संविधान की अच्छी जानकारी से देश को फायदा होगा। मुझे विश्वास है कि रामनाथ कोविंद एक असाधारण राष्ट्रपति होंगे और गरीबों की मजबूत आवाज बनेंगे। इस बीच विपक्षी दलों की ओर से अभी विचार करने की बात कही गई है। अब अभी तो हम लोगों की भी बैठक होगी, सारे अपोजिशन की बैठक होगी, और जो उनकी तरफ से नाम अनाउंस हुआ उस पर, उसके बाद हम लोग भी बैठ के इस पर विचार करेंगे क्या करना क्या नहीं करना। अभी जो मुल्क के सामने हालात है, खास करके संवैधानिक मूल्यों की, खास करके जिस प्रकार की घटनाएं देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है, उसके मद्देनजर किस प्रकार का व्यक्ति इस मुल्क का राष्ट्रपति बने, उसके लिए विपक्षी दलों की बैठक 22 जून को है। और उसमें जो भी, क्योंकि हम एक कलेक्टिव की तरह एक्ट कर रहे हैं, एक सामूहिकता की भावना से इन प्रश्नों को देख रहे हैं, तो आनन फानन में इन प्रश्नों पर विमर्श नहीं हो सकता। 22 जून का आप इंतजार करिए, हम सारी बातें रखेंगे। वहीं बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने कहा कि बीजेपी को इस बारे में 1-2 दिन में जवाब दिया जाएगा। हम चाहते थे कि मोहन राव भागवत जी नहीं तो MS स्वामीनाथन, ये 2 विकल्प हमने दिए थे। आज बिहार के राज्यपाल कोविंद जी का नाम आया है, तो उद्धव जी से मेरी अभी बातचीत हो गई। अमित शाह जी को उद्धव जी ने बताया है कि 1-2 दिन में पार्टी नेताओं की बैठक बुलाकर उसमें चर्चा होगी और जो निर्णय है वो आपको बताया जाएगा। लेकिन रामनाथ कोविंद दलित समुदाय से आते हैं और संघ से भी जुड़े रहे हैं। मोदी ने दलित कार्ड खेलकर सबको चौंका दिया है। साथ ही कोविंद के नीतीश कुमार से भी अच्छे संबंध हैं और हो सकता है कि नीतीश कुमार और बीएसपी का समर्थन भी एनडीए को मिल जाए। वहीं शिवसेना ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। हालांकि अमित शाह खुद मुंबई में मातोश्री गए थे, जिसके बाद शिवसेना के समर्थन के आसार बढ़े थे।
लेकिन शिवसेना ने मोहन भागवत और स्वामीनाथन का नाम उछालकर बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर दी है। अब देखना है कि बीजेपी, शिवसेना, जेडीयू, बीजेडी और एआईएडीएमके का कैसे समर्थन हासिल कर पाती है। आज बिग स्टोरी बिग डिबेट का पहला सवाल, क्या रामनाथ कोविंद के नाम पर मिलेगा शिवसेना का साथ? दूसरा सवाल, नीतीश मायावती देंगे एनडीए को समर्थन? तीसरा सवाल, क्या विपक्ष कोविंद के नाम पर होगा सहमत? तो ये तीनों सवाल अपने आप में बहुत दिलचस्प है और कोशिश करेंगे कि इन तीनों सवाल के जवाब अपने इस डिबेट के दौरान, अगले 1 घंटे के दौरान हम आपको दे पाए, क्योंकि हमें मालूम है कि इस वक्त आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा है कि रामनाथ कोविंद एकदम से कैसे आ गए, क्या इसके पीछे कोई स्टोरी है? तो हाँ, इसके पीछे एक इनसाइड स्टोरी है जो हम आपको बस थोड़ी देर में बता रहे हैं। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि कौन कौन मेरे साथ इस डिबेट में है जिनसे हम बात करेंगे। मेरे साथ बीजेपी के जाने माने नेता और एमपी उदित राज जुड़ रहे हैं, एक बड़े दलित चेहरा है और दलितों के लिए काफी काम किया है देश में। मेरे साथ मीम अफजल खान हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव रंजन जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं और नीतीश कुमार का स्टैंड बहुत दिलचस्प है इस पूरे मामले में। बिहार की राज्यपाल हैं रामनाथ कोविंद, तो आज राजीव रंजन से भी इस बारे में हम बात करेंगे। मेरे साथ सुभाष कश्यप जुड़ेंगे थोड़ी देर में, संविधान के विशेषज्ञ हैं, राष्ट्रपति चुनाव के बारे में उनसे पूछेंगे, उसकी बारीकियां उनसे पूछेंगे। मेरे साथ 2 बड़े पत्रकार देश के, मेरे साथ नीरजा चौधरी जो कि जानी मानी पत्रकार है देश की, और टीआर रामाचंद्रन साहब, वो भी देश के बहुत प्रतिष्ठित, वरिष्ठ और जाने माने पत्रकार हैं। इनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इन सब से हम बात करें, आपको जरा इनसाइड स्टोरी बता दें कि क्या है कोविंद के एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने की इनसाइड स्टोरी। तो सबसे पहला जो इसका फैक्ट है, जो सबसे पहली इनसाइड स्टोरी है, वो है यूपी का दलित चेहरा। यूपी के कानपुर देहात के रहने वाले हैं रामनाथ कोविंद, और रामनाथ कोविंद कोरी समाज से आने वाले दलित हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में जाटो और पासी के बाद तीसरी सबसे बड़ी आबादी है दलितों की। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिल सकता है। याद करिए, अभी पिछले यूपी के, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कितना ज्यादा वहां पर उनको वोट मिला था, और उसमें कहा जा रहा है कि दलितों ने भी उनको वोट दिया है। लोकसभा चुनाव में कितने ज्यादा सांसद जीत के आए थे। लोकसभा की 80 सबसे ज्यादा सीटें यूपी में ही है। तो यूपी का पूरा फोकस है कि 2019 को 2014 की तरह ही दोहराया जाए। दूसरी इनसाइड स्टोरी, संघ से पुराना नाता। रामनाथ कोविंद स्वयं सेवक रहे हैं और कहीं ना कहीं ये आरएसएस के लिए आरएसएस की ग्रीन डॉट मिलती है यहां से। संघ और बीजेपी में कई प्रमुख पदों पर रह चुके हैं रामनाथ कोविंद। संघ को कोविंद के नाम पर कोई आपत्ति नहीं है। SC/ST प्रकोष्ठ के प्रमुख रह चुके हैं रामनाथ कोविंद। तो ये रामनाथ कोविंद की एक और काबिलियत है। संगठन में कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं, जानते हैं कैसे सबको साथ लेकर चलना है। तीसरी उनकी सबसे खास बात जो इनसाइड स्टोरी है, वो है कि साफ और काबिल छवि है, पढ़े लिखे हैं, कई भाषाओं का ज्ञान है, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों में वकालत कर चुके हैं, सरकारी वकील रहे हैं, मृदुभाषी हैं, लो प्रोफाइल है, कम बोलना और शांति से काम करना उनकी शैली है, और पीएम मोदी को ऐसे लोग पसंद हैं, याद रखिए। और चौथी बहुत बड़ी इनसाइड स्टोरी है कि इनके नीतीश कुमार से अच्छे संबंध है। रामनाथ कोविंद के साथ नीतीश का तालमेल अच्छा बताया जाता है। 3 साल से बिहार के राज्यपाल हैं। बिहार के राज्यपाल के तौर पर नीतीश कुमार से करीबी बढ़ी है, और बिहार में रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने से भी एक सकारात्मक संदेश दिया है, और दलित होने के चलते विपक्ष के विरोध की संभावना और पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है। तो यह है रामनाथ कोविंद के एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चुने जाने की इनसाइड स्टोरी। सबसे पहले उदित राज जी, मैं आपके पास आऊंगा। उदित राज, रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना जाना, क्या यह माने कि बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं? देखिए, ऐसा है कि इसको इस दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए कि कितने निशाने साधे गए एक तीर से। इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि माननीय रामनाथ जी एक योग्य उम्मीदवार हैं और कमज़ोर वर्ग से भी आते हैं, वकील भी रहे हैं, पार्टी में भी काफ़ी पोजीशन पे रहे हैं, और वर्तमान में गवर्नर भी हैं, और बिहार की जो राजनीति है थोड़ा मुश्किल है। ऐसी परिस्थितियों में भी इन्होंने अच्छा वहाँ पर कार्य किया है। तो सारी दृष्टियों से देखा जाए तो एक उपयुक्त, एक योग्य उम्मीदवार रामनाथ जी हैं। रामनाथ कोविंद जी को मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूं। तो और यह है, दूसरा यह है कि राष्ट्रपति का जो पद है, भले पॉलिटिकल आदमी जाता है वहाँ पर,
लेकिन जब पॉलिटिकल आदमी बैठ जाता तो उसके नज़र में पूरा राष्ट्र होता है और सरकार के तीनों अंग का, सेना का वो कमांडर इन चीफ होता है और देश का राष्ट्रपति होता है। और तो ऐसे पोस्ट को किसी पार्टी के बीच में नहीं बंटना चाहिए कि उदित राज जी आप बिल्कुल हमारा सही है, कह रहे हैं। तुम्हारा है। उदित राज जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो किसी पार्टी का नहीं रह जाता। लेकिन उदित राज जी, रामनाथ कोविंद के नाम की चर्चा तक नहीं थी आज सुबह तक। सुषमा स्वराज, थावरचंद गहलोत, द्रौपदी मुर्मू और पता नहीं कितने नाम सामने आ रहे थे, लालकृष्ण आडवाणी का भी नाम था, लेकिन एकदम से रामनाथ कोविंद को सामने लाना ये क्या बताता है? क्या वाकई रामनाथ कोविंद उन सभी, मेरे साथ दो बड़े पत्रकार हैं, मैं इनसे भी पूछूंगा और ये ज्यादा अपने अनुभव से इस चीज को जज कर सकते हैं, क्या एकदम से रामनाथ कोविंद को लाना आपको चौंकाता नहीं है? आपको पता था रामनाथ कोविंद बन सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है और उसमें बहुत सारे योग्य लोग हैं। किसी योग्य को चुनना ही था, तो इस तरह से कोविंद जी का चुनाव हुआ और पूरा देश बहुत बड़ा आबादी का देश है, योग्य लोगों की कमी नहीं है इस देश में। तो किसी न किसी को तो उम्मीदवार बनाना ही था और मेरा ख्याल इस दृष्टि से मैं इससे पहले मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊं। उदित राज जी, एक सीधा सवाल मैं पूछना चाहता हूं, आप चौंके कि नहीं चौंके जब रामनाथ कोविंद का नाम सामने आया? देखिए, ऐसा है, चौंकने की बात नहीं है। कोई न कोई उम्मीदवार जब तक कि खुलासा न हो तब तक तो बातें स्पष्ट नहीं होती और चूंकि कई प्रतिस्पर्धा वाले होते हैं, ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर, ओके, आप रहिए मेरे साथ रहिए। उदित राज जी, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन राजीव रंजन मैं आपके पास आऊंगा। राजीव रंजन, जेडीयू के लिए रामनाथ कोविंद कैसे उम्मीदवार हैं और क्या जेडीयू समर्थन दे रही है रामनाथ कोविंद को? और क्या आप भी और आपकी पार्टी भी रामनाथ कोविंद का नाम सामने आने पर चौंकी या आपको बताया गया था? ये निश्चित तौर पर इस नाम ने तो पूरे देश को चौंकाया है, लेकिन रामनाथ कोविंद जी का जो बिहार के साथ 3 वर्षों का रिश्ता है, एक निरपेक्ष और निष्पक्ष राज्यपाल की भूमिका बराबर जो उनकी रही है उसको बिहार याद करेगा। नीतीश कुमार जी ने सद्भावना भेंट के बाद इस बात को दोहराया भी कि उनके साथ उनके काफ़ी मधुर रिश्ते हैं और बिहार को उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बतौर राज्यपाल उन्होंने अपना नेतृत्व दिया है। अब जहाँ तक राजनीतिक तौर पर जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड क्या होगा, इस पर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि पार्टी विस्तार के साथ तमाम पहलुओं पर विचार करेगी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रतिपक्ष के नेताओं से भी उनकी बात होगी और आरंभिक चरण में उन्होंने अपने फीलिंग्स और अपने व्यूज से नहीं, आरंभिक चरण तो हमें तो ये संकेत है राजीव भाई, मैं सीधी बात करता हूं, देखिए इधर उधर की बात करता नहीं, हमें ये खबर है कि नीतीश कुमार समर्थन कर रहे हैं। आप भी बोल दीजिए डिबेट में, देश समझ जाएगा। देखिए, ये बहुत ही प्रीमैच्योर होगा अभी ऐसा कुछ भी कहना। पार्टी के प्रवक्ता की जिम्मेवारी है पार्टी के आधिकारिक निर्णय को आपसे साझा करना, और नीतीश कुमार जी ने कहा है कि पार्टी जो प्रस्ताव है उस पर विचार करेगी। इस नाम पर काफी गंभीरतापूर्वक विचार होगा। उन्होंने अपनी राय से सोनिया जी और लालू जी साथ साथ यूपीए के कई नेताओं को भी अवगत कराया है। तो इंतजार कीजिए, आप कुछ घंटों का मामला है। एक आखिरी सवाल आपसे, उसके बाद मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊंगा, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी एक आखिरी सवाल, रामनाथ कोविंद को बतौर राष्ट्रपति उम्मीदवार आप कैसे देखते हैं, आपकी पार्टी कैसे देखती है? इस बीच मीम अफजल भी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी जाएंगे। काफी एक निर्विवाद राजनेता हैं, जो भी जिम्मेवारी मिली है अब तक उन्होंने काफी कुशलतापूर्वक उसका निर्वहन किया है। एक अधिवक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ और उसके अन्य पदों पर भी उन्होंने काफी जिम्मेवारी के साथ काम किया है। तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छा एक अच्छे राजनेता का जो, ठीक है, मतलब आपके हिसाब से रामनाथ कोविंद पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं आता हूँ राजू भाई, मैं आता हूँ, मेरे साथ मीम अफजल जुड़ चुके हैं। मीम अफजल साहब, रामनाथ कोविंद, इसको ऐसे कंक्लूड नहीं कीजिए, बस मैं 30 सेकेंड आपको बोल रहा हूँ, अभी ऐसे कंक्लूड नहीं कीजिए। ये व्यक्तिगत राय नीतीश कुमार जी और हमारी पार्टी के ज्यादातर नेताओं के हैं कि वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ, लेकिन
यूपीए के बाकी लीडर्स के साथ बातचीत होगी और पार्टी के अंदर भी उनके नाम पर विस्तार से चर्चा होने के बाद चलिए ठीक है, पार्टी का मतलब आप कह रहे हैं अच्छे आदमी है, लेकिन अभी पार्टी फोरम पर और यूपीए के फोरम पर चर्चा होगी तब फाइनल डिसीजन आएगा। ठीक है, ओके। मीम अफजल साहब जी मीम अफजल साहब, रामनाथ कोविंद का नाम जैसे ही लिया गया आज दोपहर में, जैसे इसकी घोषणा हुई, पॉलिटिकल पंडित, इवन हमें तो खबर है कि बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड तक के लोग चौंक गए जब तक उनको पीएम ने नहीं बताया। ऑफ कोर्स जब पीएम ने बता दिया तब वो समझ गए। क्या आप भी चौंके और क्या आपको लगता है रामनाथ कोविंद पीएम मोदी का एक ट्रम्प कार्ड साबित होगा? खासकर आप लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है क्या? देखिए, चौंकने का जहां तक सवाल है, यकीनन खुद भारतीय जनता पार्टी के सारे ही लोग चौंक गए, इसलिए कि ये नाम किसी के ख्वाब और ख्याल में भी नहीं था और ना ही इसका कहीं कोई जिक्र किसी अखबार में, किसी जर्नलिस्ट ने, किसी कहना चाहिए कि जो बड़े बड़े पंडित होते हैं हमारे जर्नलिज्म के, उनमें से किसी ने इसमें ये नाम कहीं पर चर्चा में आया हो। तो जाहिर है सडनली, बल्कि अभी मैं एक और चैनल पर था तो वहां पर किसी ने ये बात कही, एक जर्नलिस्ट ने, कि मीटिंग से पहले और बल्कि मीटिंग शुरू होने तक सिर्फ दो ही लोग ये नाम जानते थे, एक अमित शाह जी और एक प्रधानमंत्री जी। लेकिन बहरहाल मुझे इस पर कोई कमेंट इसलिए नहीं करना कि हमारी पार्टी ने स्टैंड लिया कि हम उनके अच्छे या खराब होने पर ना तो कोई कमेंट करेंगे, ना इस सिलसिले में अपनी राय देंगे। नीतीश जी ने बेहतर समझा, अपनी राय दे दी जाती और यही कहा कि भाई जो सारे लोग तैयार होंगे उसके बाद होगा। लेकिन जाहिर है कि राय देना जो होता है अपने आप में वो भी बड़ा अहम होता है। अब जाहिर है कि आज जो आप चर्चा कर रहे हैं और अभी हमारे जो आरजेडी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं उनको जो दिक्कत आ रही है बात करने में, वो आप महसूस कर रहे हैं, तो मैं तो नहीं चाहता हूँ कि दिक्कत मुझे भी आए। मेरी पार्टी का जो व्यू है जेडीयू, जी, मेरा तो सीधा सा पार्टी का जो सीधा हमारा स्टैंड है, जो आजाद साहब ने बहुत खुल करके बयान किया और उन्होंने कह दिया कि इस पर हम कांग्रेस पार्टी कोई कमेंट नहीं करेगी और हम 22 तारीख तक, जब तक हम आप बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं, लेकिन मेरा तो ये सवाल है, मेरा तो कुछ दूसरा सवाल है। लोग इसको मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं क्या विपक्ष के पास कोई बाउंसर है क्या? आपके पास कितने भी मास्टर स्ट्रोक हों, ये आपका हक है। आप जर्नलिस्ट हैं, अपनी राय देने का आपको पूरा हक है। जाहिर है जब भी कोई सियासी फैसला होता है तो आप लोग अपनी राय देते हैं और आपकी राय से सहमत होना ना होना ये सामने वाले का काम है। मैं तो सिर्फ आपको यही कह सकता हूं कि आपकी राय है, अब इसका कितने लोग आदर करें, अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी अच्छा है। चलिए सर, ठीक है, आप रहिए मेरे साथ, मैं आपसे आगे और कुछ सवाल पूछूंगा और हो सकता है कि आप उन सवालों से भी बचे, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरे और मेरे व्यूअर्स के मन में जो सवाल है उनके जवाब आप प्लीज दें, क्योंकि वो आपको सुनेंगे अभी अगले 1 घंटे तक। नीरजा जी, मैं आपके पास आऊंगा। नीरजा जी, आपने कितने राष्ट्रपति चुनाव देश में देखे होंगे? क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति चुनाव बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है रामनाथ कोविंद का नाम आने के बाद? और रामनाथ कोविंद जी के नाम पर आपका भी रिएक्शन? देखिए, इसको ये सही है कि सरप्राइज नाम था, लेकिन अमित शाह जी ने किसी जर्नलिस्ट को कुछ दिन पहले कहा था कि राष्ट्रपति का नॉमिनी वो नहीं होने वाला जिसके नाम मीडिया ने उछाले हैं, एक डार्क हॉर्स ही होगा, और डार्क हॉर्स ही निकला है। और ये प्रधानमंत्री मोदी की फंक्शनिंग का एक हिस्सा है, एक सरप्राइज स्प्रिंग करते हैं एंड में। अब बहुत सोची समझी रणनीति से किया गया है, क्योंकि रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के हैं, रामनाथ कोविंद दलित हैं, जाटव नहीं है, कोरी जाति के हैं, जो कि महादलित तबके में आता है। तो दोनों चीज़ें भाजपा की रणनीति का हिस्सा होने वाली हैं 2019 को मद्देनज़र रख के। यूपी बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए, और दलित, खासकर जो नॉन जाटव दलित है, उन्होंने यूपी असेंबली इलेक्शन में भी और 2014 के इलेक्शन में भी भाजपा को वोट दिया था। उसको भाजपा पूरी तरह से कंसोलिडेट करना चाह रही है और दलित तबके में अपनी पैठ ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रही है, खासकर जबकि दलित में पिछले महीनों में एक बहुत रेस्टलेसनेस, बेचैनी है, जो कि हमने देखा ऊना में हुआ, सहारनपुर में हुआ, रोहित वेमुला को लेके हुआ। जो पढ़ा लिखा दलित तबका है उसको बहुत ही एक रेस्टलेसनेस है और एक डिसएंचांटमेंट
लग रहा था सरकार की तरफ, तो उसको भी दुरुस्त करने का मुझे लगता है ये कार्ड खेला गया है। अब ऑपोजिशन की तरफ से जो आपने सवाल पूछा कि वो क्या करेगी, आज कांग्रेस के तबके बात कर रहे थे क्या उनको मीरा कुमार को फील्ड करना चाहिए। मीरा कुमार का नाम रहा है पिछले दिनों में और वो एक जाटव हैं, बिहार की हैं। हालांकि नीतीश कुमार जी ने वेलकम किया है, बहुत अपना प्लेजर एक्सप्रेस किया है, क्योंकि रामनाथ कोविंद से उनकी कोई कंट्रोवर्सी, कोई टेंशन नहीं, बहुत शालीन व्यक्ति हैं वो। तो उस मायने में तो बिहार के लोग सब खुश हैं उनसे। लेकिन अगर कांग्रेस की तरफ से मीरा कुमार का नाम आता है, जो बिहार के हैं, जो भी दलित हैं, तो जेडीयू का क्या स्टैंड रहेगा, तो मुलायम सिंह यादव की सपा का क्या स्टैंड रहेगा, यूपी पार्टी जो है बसपा सपा, क्या वो कोविंद की तरफ जाएंगी, क्या वो मीरा कुमार की तरफ जाएंगी। और मुझे लगता है रामनाथ कोविंद के जीतने में मुझे शक नहीं है, क्योंकि वोट है आज एनडीए प्लस बाकी रीजनल पार्टी जिन्होंने अपना समर्थन दिया है, लेकिन हमारी राजनीति गरमा सकती है। राजनीति गरमा सकती है। बहुत अच्छे नोट पे आपने अपने पूरे कमेंट को खत्म किया है कि राजनीति गरमा सकती है, कोविंद तो जीत जाएंगे। और टीआर रामाचंद्रन साहब, यही राजनीति से जुड़ा सवाल आपसे, राजनीति गरमाएगी तो उसका क्या मैसेज आगे जाते देखते हैं, और मीरा कुमार को क्या लाएगा विपक्षी, लाना एक सही मूव होगा? देखिए, इसमें 3-4 चीजें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक सरप्राइज नाम ज़रूर आया, पर मुझे कोई डाउट नहीं था कोई बैकवर्ड क्लास के लीडर को ज़रूर लाएंगे और उस पर सोच विचार करके लाएंगे, क्योंकि उनको कोई लीडर ऐसे चाहिए था जो बाय एंड लार्ज एक्सेप्टेबल होगा। और हम ना भूलें कि ये इस देश का हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है और प्रेसिडेंट का काम एक बहुत डेलिकेट सा भी है। ये नहीं है कि वो किसी चीज़ को नकार नहीं सकते, वो ज़रूर सवाल उठा सकते हैं, कुछ चीज़ों को नकार भी सकते हैं, बट आखिरकार उनका काम ज़्यादातर लोगों में ऐसे देखा जाता है, वो फेयर प्ले उनकी सबसे अहम चीज़ है। जहाँ तक कोविंद साहब की नाम के बारे में है, मेरे ख्याल में उनके बारे में काफ़ी चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं। वो बड़े लो प्रोफाइल हैं, उनको आरएसएस में काफ़ी अवधों पे वो रह चुके हैं, उनकी रिकॉर्ड एक बड़ी अच्छी है और जो काम उनको सौंपा गया उन्होंने वो अच्छी तरीके से किया है। अब इससे पहले जो नाम चल रही थी वो एक महिला थी और वो एक ट्राइबल थी ओडिशा से, द्रौपदी मुर्मू। हाँ, द्रौपदी मुर्मू। वो नाम इसलिए स्पेकुलेट हुआ क्योंकि कोई भी ट्राइब और खासकर औरत उनमें से आज तक कभी राष्ट्रपति के ओहदे के लिए सजेस्ट भी नहीं किया गया। अगर ये नाम उभर के आया है तो मेरे ख्याल में अपने आप में एक क्यूरियोसिटी उभर के आई। बट आखिरकार जो चॉइस प्रधानमंत्री ने सेलेक्ट की जिस कैंडिडेट को, मेरे ख्याल में वो अहमियत इसलिए रखती है क्योंकि वो पहले यूपी से हैं। नहीं, मैंने यही सवाल पूछा उदित राज जी से कि आपने एक तीर से क्या कई निशाने साधे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, राष्ट्रपति चुनाव को आप तीर और निशाने से मत जोड़िए। लेकिन बतौर पत्रकार आपको क्या लगता है? देखिए, आप इसको नकार नहीं सकते। हाँ, आप एक बैकवर्ड कास्ट दलित को खासकर आप राष्ट्रपति जी के ओहदे पे पहुंचाना चाहते हैं। ये पहली बार होगा कि बीजेपी का अपना एक कैंडिडेट फ्रॉम विद इन इट्स रैंक राष्ट्रपति के ओहदे पे पहुंचेगा और राष्ट्रपति भवन में अपना घर बनाएगा। आखिरकार ये कोई छोटी चीज नहीं है, क्योंकि वाजपेयी साहब के टाइम पे भी बीजेपी एनडीए का एक राष्ट्रपति बना, पर वो एक कंसेंसस कैंडिडेट में एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको हम हिंदुस्तान के मिसाइल मैन से जाने जाते हैं। तो मुझे बिल्कुल कोई इस पे शक नहीं है कि ये ज़रूर ये नॉमिनी जो प्रधानमंत्री के हैं ये इलेक्शन ज़रूर जीतेंगे और अच्छे मेजॉरिटी से जीतेंगे। रही बात क्या मीरा कुमार को उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे इनके खिलाफ, मेरे ख्याल में इंतजार कर लेते हैं। पर मेरे ख्याल में जिस तरीके से ये नाम उभर के आया है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी और बाकी लीडरों से बात की इसके बाद, मेरे ख्याल में कुछ अच्छा, भी सोचना पड़ेगा। मुझे एक सवाल जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए, क्या ये मोदी का ट्रम्प कार्ड है या नहीं है? फिर मैं आता हूं उदित राज जी आपके पास। देखिए, ये मोदी का एक ट्रम्प कार्ड से ज्यादा ही है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक ही निशाना नहीं लगाया, इसमें तीन चार निशाने। उदित राज जी,
चलिए ठीक है, मैं आपकी जिम्मेदारी और आपकी सीमाएं समझता हूं सर बतौर पार्टी के मेंबर, लेकिन उदित राज जी, एक बहुत बड़ा सवाल पिछले कुछ दिनों बीजेपी के सामने यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा हुआ था, जिसके बारे में आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकता, और वो था कि बीजेपी के शासन में दलितों पर अत्याचार। और ये हमने देखा उत्तर प्रदेश, पश्चिम यूपी में जब एक भीमसेना सामने आई, उस समय हमने देखा जब ऊना में मामला सामने आया, और इसके अलावा गौ रक्षकों के नाम पे बहुत सारे मामले सामने आए। तो जैसे कि नीरजा जी ने भी जिक्र किया और कई पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दलित नाराज होते दिख रहे थे, और अब रामनाथ कोविंद को सामने लाकर बीजेपी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि उनकी नाराजगी दूर की जा सके। आप, क्योंकि दलितों के आप भी बहुत बड़े नेता रहे हैं, आपको लगता है ये सही है? देखिए, ऐसा है कि इसको इन घटनाओं से जोड़ करके मत देखें। बीजेपी या माननीय प्रधानमंत्री इस बार कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व देना चाहते थे, और पूर्व में भी ऐसा हुआ। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो बंगारू लक्ष्मण जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। तो यह कोई बात नहीं है, कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का बनना राष्ट्रपति से कम नहीं है। तो बड़ा पोस्ट बीजेपी ने पहले भी दलित को दिया था, जबकि उस समय ऐसा वातावरण नहीं था। हालांकि अप्रिय घटनाएं घटी हैं, चाहे ऊना की हो, चाहे बेमुला की हो, या तो सहारनपुर की हो। घटनाएं कम और ज़्यादा होती रहती हैं, बंद नहीं होती, क्योंकि ऐसी हमारी सामाजिक व्यवस्था है। अब पूर्व में ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई जहां 200, 300 दलितों को जला दिया गया, काट दिया गया, मार दिया गया, चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे आंध्र प्रदेश में, बिहार में, चाहे वो भूटानी टोला का मामला हो, पिपरा हो, पारस बीघा हो, बेलची हो, शंकर बीघा हो, जहाँ सैकड़ों दलितों को मौत के घाटों काट दिया गया था। क्या आपको लगता है कि इस तरह से एक मैसेज जाएगा? आप सर, आप इस बात को समझिए, व्यूअर आपको सुन रहा है, एक दलित नेता के तौर पर भी सुन रहा है, बीजेपी के सांसद के तौर पर भी सुन रहा है। जाएगा ही, क्यों नहीं मैसेज जाएगा? देखिए, ऐसा है कि क्यों नहीं, आप मेरी बात, मैसेज बिल्कुल मैसेज जाएगा। ये देश जातियों का है, ये देश बहुधर्मियों का है, बहुजातियों का है, और जो कहता है कि जाति से ऊपर देश उठ गया है, कुछ अपवाद को छोड़ करके अभी है, तो एक वर्ग का प्रतिनिधित्व तो दिया गया, और इससे न केवल जिस वर्ग से आते हैं उसको मान सम्मान मिलेगा, बल्कि देश मजबूत होगा, क्योंकि बारी बारी से सबको प्रतिनिधित्व का मौका करने का मौका मिला। यही मैं पूछ रहा हूं आपसे, यही मैं पूछ रहा हूं। आपने बड़ी सावधानी से बात कही कि वाकई दलितों में एक मैसेज जाएगा कि उनको मान सम्मान बीजेपी ने दिया है, उनके बीच के किसी शख्स को देश के सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठाया है, देश का प्रथम नागरिक बनने का मौका दिया है, और इसी मैसेज की मैं बात कर रहा हूं। खैर, इस बीच आप रहिए उदित राज जी, मेरे साथ सुभाष कश्यप जी जुड़ चुके हैं, जो कि देश के संविधान विशेषज्ञ भी हैं। सुभाष कश्यप जी, स्वागत है जी बिजनेस पर। सर, सुभाष कश्यप जी, देश में राष्ट्रपति चुनाव की एक जटिल प्रक्रिया है, और उसके बारे में हम लोग भी लोगों को बताते रहते हैं और आप भी लोगों को बताते रहते हैं। सर, मैं आपसे राष्ट्रपति चुनाव के महत्व के बारे में जानना चाहता हूं। बतौर विशेषज्ञ, आपको लगता है कि किसी पार्टी का कैंडिडेट अगर जाता है राष्ट्रपति भवन में जीतकर, तो उसके क्या मायने होते हैं और उसकी क्या अहमियत होती है? राष्ट्रपति के बारे में आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि राष्ट्रपति चुना जाना कितना अहम है अपनी पसंद का। मैं समझता हूँ राष्ट्रपति का पद बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक गरिमा का पद है, और वो देश का सिंबल है, देश की प्रतिष्ठा का सिंबल है। और राष्ट्रपति पद पर जो भी चुना जाए, किसी भी दल का या दल से बाहर का व्यक्ति हो, वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिससे पूरे देश का, हर नागरिक का सम्मान प्राप्त हो, विश्वास प्राप्त हो, जो निष्पक्ष भाव से और राजनीति दलों की दलदल से ऊपर उठकर काम कर सके। ठीक है सर। सर, आपके साथ मैं आता हूं आपके पास, लेकिन इस बीच खबर यह है कि बीजेडी ने रामनाथ कोविंद को अपने समर्थन की घोषणा कर दी है। बीजू जनता दल ने समर्थन की घोषणा कर दी, तो धीरे धीरे यह तय हो चुका है कि रामनाथ कोविंद ही अगले राष्ट्रपति होंगे। और इस बीच हम आपको एक ग्राफिक के जरिए अभी बता रहे हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है। आप दर्शकों के लिए आप समझ सकते हैं उसको, कि कैसे सांसदों का वेटेज होता है वोट का, कैसे
विधायकों के वोट का वेटेज होता है, इलेक्टोरल कॉलेज के वोट कितने होते हैं, कुल चुनाव करने वाले कितने होते हैं, और इसमें विधायकों का वेटेज कैसे निकाला जाता है। जैसे राज्य की आबादी होती है उसको 1000 से गुणा करके राज्य की आबादी को भाग देते हैं और उसके बाद 70 से गुणा करके 1000 को, और उसके बाद उसका वेटेज निकाला जाता है। कई राज्यों के एमएलए का वेटेज अलग अलग होता है और आपको माफ करिएगा अगर आपको समझ में ना आए, क्योंकि प्रक्रिया बहुत जटिल है, आपको इसके बारे में और भी पढ़ना पड़ सकता है आगे चल के, क्योंकि ये जैसा कि हमने कहा एक जटिल प्रक्रिया और इसमें डायरेक्ट पोलिंग नहीं होती। देश के चुने हुए विधायक और सांसद वोट करते हैं। फिलहाल मैं मीम अफजल के पास जाऊंगा। मीम अफजल साहब, लगातार धीरे धीरे अपडेट आ रहे हैं कि अलग अलग पार्टियां रामनाथ कोविंद को अपना समर्थन दे रही हैं। इस बीच बीजू जनता दल का भी आया, मायावती ने भी कहा कि उनके लिए रामनाथ कोविंद उनको वो समर्थन दे सकती हैं। मीम अफजल साहब, लेकिन आपकी तरफ से मीरा कुमार का नाम आ रहा है, जैसा कि यहां पर 2 बड़े पत्रकारों में से एक नीरजा जी ने भी बोला, तो क्या ये माने कि एक कंसेंसस अभी नहीं बना है? मुझे लगा, मुझे दिख रहा है आप मुस्कुरा रहे हैं, आप नहीं बोलेंगे इसके बारे में कुछ, लेकिन क्या कांग्रेस, जैसा कि प्रणब मुखर्जी साहब के वक्त भी हुआ था, एनडीए ने दूसरे उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया था, क्या कांग्रेस भी ऐसा कुछ कर सकती है? कोई विकल्प खुला है? मैं विकल्प खुले रहने के बारे में पूछ रहा हूं। देखिए, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, अगर वो प्रेसिडेंशियल चुनाव में जाती है तो कभी भी कोई प्रवक्ता उसका नाम कभी भी उसकी पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि उनको खुद ही पुष्टि नहीं होती है। आपने सही कहा कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, और हकीकत यह है कि मेरे पास इसका कोई जवाब ही नहीं है। जो जर्नलिस्ट हैं उनका अपना एक आकलन होता है, उनकी अपनी इंफॉर्मेशंस होती हैं, कहीं वो सही होती हैं, कहीं वो अंदाजों की बुनियाद पर होती हैं, कभी सुनने की बुनियाद पर होती हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि सियासत में वो सही। अच्छा चलिए सर, बतौर पॉलिटिकल कमेंटेटर बता दीजिए, इस स्थिति में आपको क्या लगता है पार्टी को क्या करना चाहिए जब दूसरी सारी पार्टियां समर्थन दे रही हों दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को? देखिए, हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो पार्टियों ने अभी समर्थन देने की बात की है उसमें से बीजू जनता दल की बात आप कर सकते हैं कि उन्होंने ऑफिशियली कह दिया है। जाहिर है वो जो अपोजिशन की मीटिंग्स हुई हैं उसमें उनके वो नहीं आए थे, जो जाहिर है उनको यह हक है अगर वो नहीं आए थे। इसी तरह अन्ना डीएमके भी नहीं आया था, तो उनको यह हक है कि वो किसी का भी ऐलान सुने कर दें। लेकिन जो लोग शामिल हुए हैं और कांग्रेस उसके अंदर चूंकि लीडिंग रोल अदा कर रही थी, सब लोगों ने सोनिया जी से आकर के बात की और सब लोगों से सोनिया जी ने बात की, तो ये कांग्रेस पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी है। तो सर नीतीश कुमार के बारे में कहिए, नीतीश कुमार के तो आए थे आप रिप्रेजेंटेटिव आपकी पार्टी में, लेकिन आपकी मीटिंग में, ऑल पार्टी मीटिंग में, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से बोल रहे हैं वो तो लगता है कि वो समर्थन दे सकते हैं। हालांकि राजीव रंजन कह रहे हैं कि अभी ऑफिशियल नहीं आया है। अभी तो राजीव जी ने तो बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया कि उनकी जाती राय हो सकती है, उनकी पार्टी में कुछ लोगों की राय हो सकती है, लेकिन फैसला तो 22 तारीख को ही नीतीश जी को भी करना होगा और वहीं बैठ करके अपनी बात रखनी होगी। और दूसरी बात ये देखिए, हमें एक बात समझ लीजिए, आजाद साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कही उसमें एक जुमला कहा है, उन्होंने कहा न हम कोई इनकी मुखालफत में बयान देंगे न इनकी मुवाफकत में कोई बयान देंगे। हमारा कहना यह है कि जब तक हम सब लोगों से डिस्कस ना कर लें और किसी कॉन्सेंसस पर ना पहुंच जाएं, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे अपोजिशन के लोगों को ही महसूस हो किसी एक पार्टी ने कोई निर्णय करके जो है किसी के ऊपर लाद दिया। जहां तक भारतीय जनता पार्टी से बातचीत का ताल्लुक, शुरू से ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि कॉन्सेंसस होना चाहिए। उसके लिए प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी भी तैयार थी और वो लोग मिलने के लिए भी 3 लोगों की कमेटी बनाई गई और वो सोनिया जी से मिलने आए। बाकी उसके बाद दूसरी पार्टियों के पास गए, सीताराम येचुरी जी के पास गए, दूसरी पार्टी के लीडर से भी मिले और उनको उन्होंने क्या कहा ये तो आपको बताया ही उन्होंने कि उन्होंने कोई नाम नहीं दिया था और उसमें यही तय हुआ था कि कोई नाम नहीं। तो सीताराम येचुरी ने एक फॉर्मूला भी दिया था सर, आपने अगर सीताराम येचुरी को कोट किया तो उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था SSS का, तो क्या उस फॉर्मूले में फिट बैठते हैं? मैं नीरजा जी इसके बाद तुरंत आपके पास आता हूं। अब देखिए, XXX के अंदर भी आप ये समझ लीजिए कि एक नाम तो नहीं है ना, वहां से तो एक ही काम आया, वहां से तो एक ही नाम आया। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। नाम आएंगे नहीं आएंगे इसका फैसला 22 को ही होगा। ठीक है नीरजा चौधरी जी, इस बीच इससे पहले एक और बड़ा बयान दिग्विजय सिंह है जो उन्होंने बयान दिया अभी कुछ देर पहले। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के चुनाव पर बीजेपी का रवैया हुक्मरानों जैसा है और कोविंद के नाम का ऐलान हुक्म सुनाने जैसा रहा और कांग्रेस के पास अपनी रणनीति बनाने का विकल्प मौजूद है और इससे पहले तो हम भी दलित राष्ट्रपति बना चुके हैं, ये भी कहा उन्होंने। इसका क्या मतलब निकाले इस बयान का?
देखिए, वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है कि दलित राष्ट्रपति बनने वाला है। कि आर नारायणन को पहले हमने किया था, कांग्रेस भी इसके बारे में सोच चुकी है। और राहुल गांधी, आपको याद हो कि बार बार ये सवाल उठा रहे थे कि दलितों के लिए एनडीए भाजपा कुछ कर नहीं रहे हैं, दलित नाराज होता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मान लीजिए जैसा कि मैंने पहले कहा कि मीरा कुमार का कैंडिडेट आता है और ये कितनी पार्टियां इसका समर्थन करेंगी, उसका आभास लगाने की कोशिश कांग्रेस करेगी 22 तारीख से पहले। और जेडीयू जैसी पार्टी, हालांकि नीतीश कुमार ने अपना प्रसन्नता जाहिर की आज, लेकिन उनका निजी ओपिनियन था वो, और पार्टी और लोगों के साथ मिलकर अपनी ऑफिशियल राय देगी। लेकिन उनके लिए बड़ा धर्म संकट हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, क्योंकि मीरा कुमार अगर आती हैं, मीरा कुमार बिहार की हैं, मिस्टर कोविंद उत्तर प्रदेश के हैं, दोनों दलित हैं। मीरा कुमार जाटव हैं, ये महादलित हैं कोविंद। तो ये जो हम बढ़ रहे हैं जिस राजनीति की तरफ, वो दलित राजनीति, दलित उसमें बहुत ही क्रिटिकल भूमिका निभाने जा रहा है। ये तो क्लियर होने वाली बात है। और दूसरा, अगर कांग्रेस मीरा कुमार को उतारती है तो एक ये भी चीज होगी, जीते ना जीते वो एक ऑपोजिशन यूनिटी की तरफ बढ़ने का मौका मिल सकता है। नहीं तो मैम, आपकी बात का तो मतलब ये निकाले कि हो सकता है कि आने वाला जो ये भी राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है, ये दो बड़े दलित चेहरों के बीच एक बड़ी फाइट हो सकती है। हो सकता है बड़ी फाइट हो या छोटी फाइट हो, पर दो दलितों के बीच फाइट हो सकती है। जैसा मैंने कहा, राजनीति गरमाएगी, उसमें दलित बहुत अहम भूमिका अदा करने वाला है। ठीक है मैम। मैम, आप शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल मैं रामाचंद्रन साहब के पास जाऊंगा। रामाचंद्रन जी, तो क्या ये माने कि बीजेपी की भी नई पॉलिटिक्स है? जिस तरह से वो एक ऐसे फेस को आगे कर रहे हैं जो पिछले वर्ग से आता है, दलित वर्ग से आता है, तो बीजेपी का भी नया चेहरा माने क्या इसको? देखिए, मेरे ख्याल में दो तीन चीज़ें हैं जिसको हम नकार नहीं सकते। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी जो रिसेंटली यूपी में इलेक्शंस हुई और उसके जो रिजल्ट्स आए वो बड़े चौंकाने वाले रिजल्ट्स हैं। जिस तरीके से वोटिंग हुआ है और जिस तरीके से बीजेपी को सीटें मिली, 403 सीटों में से 322 या 25 के आसपास, अगर आप उनके अलायंस पार्टनर्स को भी मिला लें तो सब मिला के 330 या उसके आसपास पहुंचा है। मेरे ख्याल में ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये नंबर सिग्निफाई करता है कि दलितों ने भी उनको वोट किया है। वो किस तरह के दलित हैं, जाटव हैं या क्या हैं, पर बीजेपी की कोशिश रही है कि इन दलितों में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, उनको किसी ना किसी तरह वो करके वोट कराएं। और मेरे ख्याल में वो उनके लिए यूपी में काम आया है। अगर आप 2019 का इलेक्शन देखेंगे, हम ये ना भूलें कि दलितों का पॉपुलेशन इस देश में 21% है और 21% मायने रखता है। कोई एक अच्छा सा परसेंटेज वो अगर बीजेपी के खाते में आ जाए, यही कारण हो सकता है दूसरे पार्टियों के लिए भी कि वो अपोज ना कर पाए। नहीं, देखिए, मेरे ख्याल में ज्यादातर लोग 10 बार सोचेंगे कि क्या हम इसको अपोज करें कि नहीं। वो इसलिए भी है क्योंकि जो कैंडिडेट इन्होंने उतारा है प्रेसिडेंट के लिए, उनकी रेपुटेशन और छवि बड़ी अच्छी है। कोई ऐसे दाग उनके ऊपर नहीं लगा है। तो आखिरकार अगर आप मीरा कुमार को भी उतारना चाहेंगे तो वो एक सिंबॉलिक फाइट होगा, पर मीरा कुमार तो जीतेंगे नहीं, ये तो तय हो गया। और साउथ की एक बड़ी पार्टी तमिलनाडु की AIADMK के बारे में क्या कहना है? देखिए, उनकी हालत वैसे ही बहुत खराब है। वो डेफिनेटली इनके एनडीए के साथ जाएंगे, उनका और किसी के साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जेडीयू किस तरफ जाएगी राजीव भाई, अगर मीरा कुमार आती है तो? देखिए, अभी तो ये एक काल्पनिक परिस्थिति है। अभी जो एक नाम एनडीए की ओर से आया और उसके बाद नीतीश कुमार जी ने जो बातें कही हैं, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि उन्होंने सद्भावना के तौर पर उनसे मुलाकात की है और उनको शुभकामनाएं दी है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है पार्टी विस्तार के साथ विचार करेगी, प्रतिपक्ष के नेताओं से भी उनकी बातचीत होगी और फिर पार्टी अपने स्टैंड को साझा करेगी। तो मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए, पार्टी अपने आधिकारिक निर्णय पर आ जाए तो फिर आपको विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। फिर नहीं, बिल्कुल विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। लेकिन राजीव जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपने निजी विचार व्यक्त किए, पार्टी का मुखिया अगर निजी विचार व्यक्त करता है तो उसके संकेत लोग निकालते हैं सर।
मुझे मालूम है कि आप, जैसा कि मीम अफजल साहब कहे कि टीवी पर कोई प्रवक्ता नहीं बोलेगा इसके बारे में कि उसकी पार्टी का राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या पर लाइन है, लेकिन रामनाथ कोविंद के बारे में जैसा कि आप भी कह रहे हैं एक अच्छे शख्स हैं, जैसा कि आपकी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप लोगों को वो उन पर कोई आपत्ति नहीं होगी। ये संदेश जाता है, ये संकेत जाता है पॉलिटिकल एरिना में भी और लोगों के बीच भी। नहीं, कई बार देखिए ये प्रतिपक्ष और पक्ष से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत रिश्ते होते हैं, लेकिन पार्टी विचारधारा के आधार पर, गठबंधन की राजनीति के आधार पर, और जो राजू भाई रोकना चाहूंगा आपको, रामनाथ कोविंद पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं, सीधी तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, वो दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को, देख सकते हैं आप रामनाथ कोविंद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से और पीएम मोदी से मिलते हुए। ये तस्वीरें उस वक्त की जब वो उनसे मिलने पहुंचे, जैसे उनके नाम का ऐलान हुआ वो पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे, और अभी जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं रामनाथ कोविंद जो कि एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, वो मिल रहे हैं पीएम मोदी से और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से। तो ये तस्वीरें हो सकता है आने वाले दिनों में आपको अक्सर दिखाई देती रहे, क्योंकि रामनाथ कोविंद 25 जुलाई को इस देश के अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं और लगभग तय है, जैसा कि जानकार भी कह रहे हैं एनडीए के पास, और जिस तरह से उसको समर्थन मिल रहा है बहुत मुश्किल नहीं होगी रामनाथ कोविंद को राशिना हिल्स भेजने में। ये तस्वीरें सीधी आ रही। राजू भाई अपनी बात पूरी कर सकते हैं अब आप। हाँ, मैं वही कह रहा था कि देखिए सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत रिश्ते होते हैं, इससे कोई इनकार नहीं करेगा, और बिहार को उन्होंने बतौर राज्यपाल काफ़ी अच्छे तरीके से देखा है और बिहार के लोगों को बराबर उनकी याद भी आएगी। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक तौर पर निर्णय लेने का सवाल है, तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि पार्टी सभी बिंदुओं पर विस्तार से विचार करेगी। जो बाकी लीडर्स हैं अपोजिशन के, उनसे भी उनकी बातचीत होगी, और उसके बाद जो हमारा आधिकारिक स्टैंड होगा वो फिर हम उसको साझा करेंगे। नहीं, लेकिन कई पॉलिटिकल पंडित राजीव जी ये कह रहे हैं कि 2019 देखते हुए रामनाथ कोविंद का चुनाव किया गया। आपको लगता है कि इसका असर हो सकता है चुनाव पे? होगा? अब देखिए, ये विश्लेषण करने का काम आपका है और ये आपका विशेषाधिकार है, आप इसको कैसे एनालाइज करें। हमारा ये मानना है कि पार्टी प्रवक्ताओं की भूमिका बहुत सीमित है। पार्टी के आधिकारिक निर्णय को ही हम आपके साथ साझा कर पाएंगे, और जो शीर्ष नेतृत्व तो इस मसले पर विचार कर रहा है उन्हें आधिकारिक निर्णय पर आने में कुछ घंटों का विलंब है। सर, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, मीम अफजल जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज विपक्ष जिस तरह से अपने आप को लिमिट करके बैठा हुआ है पहली बार बीजेपी के लिए बोलने में, मुझे तो लग रहा है कि ये तो इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है कि आप लोग बोलने से भी बच रहे हैं कम से। और उदित राज जी भी बहुत नहीं बोल रहे। मतलब ये ऐसी पहली बार ऐसी स्थिति दिख रही है कि लोगों आपके पास तो इतना कुछ बोलने को है। मैं उदित राज जी आ रहा हूं आपके पास। मैं सुभाष कश्यप जी से एक सवाल और लूं। सुभाष कश्यप जी, नहीं, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। मैं आता हूं सर, मैं आ रहा हूं, इसके बाद आपके पास ही आऊंगा। मैं आ रहा हूं, आपके पास ही आता हूं। सुभाष कश्यप जी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर पार्टी का पसंद का राष्ट्रपति बनता है तो उसके क्या फायदे होते हैं। सर, लोग मुझसे फिर से पूछ रहे हैं कि अगर बीजेपी का राष्ट्रपति बन गया तो बीजेपी को क्या फायदा होगा। बीजेपी की पसंद का, अगर कोई बीजेपी के पसंद के राष्ट्रपति बन गए तो। सुभाष कश्यप जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है सुभाष कश्यप जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही। रामाचंद्रन साहब, आपसे यही सवाल, अगर बीजेपी की पसंद का राष्ट्रपति चुना जाता है, जो चुने जाते हैं, तो आपको क्या फायदा होगा बीजेपी को या एनडीए को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जो पार्टी पावर में है सेंटर में, उसका हक बनता है कि वो अपनी कैंडिडेट को आगे बढ़ाए। और दूसरी बात, एक अंडरस्टैंडिंग रह चुकी, रूलिंग पार्टी प्रेसिडेंट के लिए ज़रूर अपना नुमाइंदा खड़ा करता है और ऑपोजिशन वाइस प्रेसिडेंट का अपना नुमाइंदा खड़ा करता है, और ये एक अंडरस्टैंडिंग लेके चल रहे हैं। पर अगर आपको रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन पार्टी नहीं मानती, क्योंकि आपके पास 1/10 लोकसभा का स्ट्रेंथ नहीं है जो ज़रूरी है जिससे कि आप एक ऑपोजिशन पार्टी के नाम से आपको रिकग्नाइज किया जाए, तो मेरे ख्याल में वहाँ भी आप एक डिसएडवांटेज में हैं। तो हो सकता है कि बीजेपी वहाँ पर भी एक वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट। मैं मीम अफजल साहब आपके पास आता हूं, लेकिन इससे पहले सुभाष कश्यप जी तक शायद अब मेरी आवाज पहुंच रही है। सुभाष जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, आ रही है। सुभाष जी, मैंने आपसे सवाल पूछा कि लोग मुझसे ट्विटर पर और फेसबुक पर यह सवाल पूछ रहे हैं कि अगर बीजेपी की पसंद का राष्ट्रपति बनता है
तो इससे क्या फायदा होगा उनको? राष्ट्रपति तो सबका होता है, किसी एक पार्टी का तो नहीं होता। फिर इतनी राजनीति क्यों हो रही है इस मुद्दे पे? मैं यही निवेदन करना चाह रहा था कि राष्ट्रपति पद पर जो व्यक्ति चुना जाए वो ऐसा होना चाहिए कि सभी जातियों को, सभी दलों को ही रिप्रेजेंट न करता हो, बल्कि देश की पूरी आबादी को रिप्रेजेंट करता हो, उनका प्रतिनिधित्व करता हो और वो उसको सम्मान की दृष्टि से देखें, राष्ट्र का एक सिंबल समझकर उसका सम्मान हो। इसलिए जो भी व्यक्ति सर्वोत्तम समझा जाए, सब दल मिलकर उसको सपोर्ट करें तो ज्यादा अच्छा होगा। और रामनाथ कोविंद के बारे में आप कोई राय देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा जी, रामनाथ कोविंद जी के बारे में आप कोई अपनी राय देना चाहेंगे? नहीं, मैं उनको जानता नहीं हूं और मैं व्यक्ति विशेष पे प्राय टिप्पणी नहीं करता हूं। ठीक है। तो उनके व्यक्तित्व पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन व्यक्ति जो भी हो वो जातीय आधार पर चुना जाए, ये बात मुझे नहीं समझ में आती। इतने स्वाधीनता के इतने वर्षों बाद भी हम जातियों और मजहबों के नाम पर सर्वोच्च पद पर किसी को चुने, ये मुझे एक नागरिक के नाते समझ में नहीं आता। चलिए, एक बड़ा सवाल आपने छोड़ा यहाँ पर, इस सवाल का जवाब देना चाहिए सबको। मीर अफजल साहब, इसी सवाल के पास को लेकर आपके पास आते हुए कि वाकई हम इतने दिनों बाद भी अगर ये बात करें कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार इस जाति से आता है, तो क्या वाकई हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं? पहला सवाल। और दूसरा सवाल जो मैंने आपसे पूछा था कि आज विपक्ष कुछ बोल क्यों नहीं रहा? विपक्ष इतना चुप सा क्यों है? क्यों नहीं बोल पा रहा कुछ? क्या इसमें भी जाति का ही एक फैक्टर है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपने कहा कि जातियों से ऊपर उठ के ही सोचना चाहिए, तो हमारी पार्टी तो ऐसा ही सोचती है। हमने अभी तक न जात पात का कोई सवाल उठाया है और ना ही हम आगे उठाएंगे। ठीक है, ये तो मैं आपको क्लियर कर दूं। कहीं से भी आए, जिस पार्टी ने भी दिया उनके लिए रेस्पेक्टेड है, इसलिए उन्होंने नाम दिया है। सिर्फ प्रक्रिया जो अपनानी थी दोनों के दरमियान में जो तय हुआ था उसको ठीक से नहीं अपनाया गया। अगर 2-3 नाम वो देते, हमारी तरफ से भी 1-2 नाम होते, उस पर बैठ के डिस्कशन होता और जो भी कॉन्सेंसस से एक नाम आ जाता वो बहुत ही शानदार होता, तो इलेक्शन की भी शायद जरूरत ना पड़ती। लेकिन ये बात सही है कि एक तरह से कहना चाहिए कि उन्होंने नाम तय करने के बाद इन्फॉर्म किया है। ये बात सही है कि प्रधानमंत्री ने खुद डायरेक्ट सोनिया जी से बात की और उनको बताया कि ये नाम हमने तय किया है, तो एक तरह से ये बताना है कि हमने ये नाम चुन लिया है, अब आप देख लीजिए क्या करना है। तो अब जाहिर है अपोजिशन के तमाम लोग बैठेंगे और उसके मुताबिक हमें इस पर एतराज नहीं है। मैं आपको बताऊं, आजाद साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को खास तौर पर कहा कि ये रूलिंग पार्टी का हक है, और जैसा कि हमारे कुछ विशेषज्ञों ने भी कहा ये बात कि ये रूलिंग पार्टी का हक है कि वो अपना कैंडिडेट जो चुना है या जो इसको वो चाहते हैं वो लेकर के आए, और उसके ऊपर अगर इलेक्शन होना है तो इलेक्शन हो, नहीं होना हो तो नहीं हो। लेकिन चूंकि बातचीत पहले यही कोशिश हो रही थी कॉन्सेंसस की, और मैं तो आज भी इस बात के हक में हूं, बल्कि मैं जब इस डिबेट में शुरू जा रहा था तो मैं इस जुमले को कभी भी इस्तेमाल नहीं करता था जो आमतौर भाई मुकाबला किसके दरमियान में होगा। तो मैं कहता था राष्ट्रपति जो अभी हमारे बहुत ही एक्सपर्ट लोकसभा के साबिक स्पीकर बोल रहे थे कि इसके अंदर कोई मुकाबला आ रहा ही नहीं है, ये देश के ऐसे ओहदे के लिए चुनाव होता है और इस आदमी को चुना जाता है जो राष्ट्रपति भवन में दाखिल होने के बाद अपनी हर चीज को पीछे छोड़ देता है, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो उसकी निजी अपनी कोई राय हो, सब वो फिर देश के लिए काम करता है और सबके लिए काम करता है, और उसकी संस्था उसके ख्यालात आप देखिए। ये बात आज ही कोई भी नकारेगा नहीं। जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि राष्ट्रपति तो देश के होते हैं, हम उनको पार्टी के नजरिए से क्यों देखते हैं। लेकिन उदित राज जी एक और बात कही मीर अफजल साहब ने जिसका जवाब आपको देना चाहिए। आपने बिना कंसेंसस के बनाए हुए, बिना आपने इनसे चर्चा किए हुए एक नाम इनके ऊपर आपने रख दिया। बेहतर होता अगर आप इनसे 2-3 नामों की चर्चा करते, जैसा कि आपके नेता गए भी थे सोनिया जी से मिलने, हालांकि उस दिन नाम की चर्चा नहीं हुई थी। तो ये एक नया स्टाइल आपने अपनाया है। कोई नया स्टाइल नहीं है। पहले इनको अप्रोच किया गया था कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर छोड़ दें, तो इन्होंने कहा कि नाम की घोषणा करें और नाम की घोषणा कर दिया है। अब वो आज़ाद हैं, क्या फैसला वो लेते हैं उनके ऊपर कोई प्रतिबंध पाबंदी नहीं है, ये जनतंत्र है। आ रहा हूं भीम जी।
तो जो सवाल बनता नहीं उसका क्या मैं जवाब दूं? नहीं, मीम अफजल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पे। इंडिपेंडेंट पार्टीज है, सारी पार्टी है। नहीं, आप पहले पहले हाँ आप बोल लीजिए, उसके बाद मीम अफजल साहब के पास जाएंगे। बहुत वक्त है, आप बोल लीजिए। इतने देर से आपने बैठा रखा है, मुझे लगता है गलती किया आपके को कमिट करके बार बार वही पूछ रहे सवाल। सर बहुत सारे लोग हैं, सबके पास जाना है, सबसे बात करनी है। मीम अफजल साहब सवाल तीखे हैं, सवाल के जवाब नहीं देने तो मत दीजिए, आपका अधिकार है, लेकिन आप बोलिए। नहीं, एक चार बार पूछा आपने एक आदमी से, और यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। हाँ तो आपके पास भी तो आए कितनी बार? अच्छा आप बोलिए। नहीं, एक बार आए हैं बस। तो दूसरी बात है, जो ये लोग कह रहे हैं कि धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर उठ करके होना चाहिए। आज भी देश में जाति के आधार पर चीजें तय होती हैं। तो विदेश में रहते हैं क्या वो? इस देश में जाति अभी तक सच्चाई है, और पार्टी जो होती है वो चाहती है कि उसका ही राष्ट्रपति हो, और हर पार्टी चाहती है। लेकिन एक बात है कि जो भी राष्ट्रपति हो वो देश का ध्यान रखे, सभी समाजों का ध्यान रखे। लेकिन जिस पार्टी का है, निश्चित तौर से उस पार्टी को फायदा दिखता है। क्या कांग्रेस नहीं करती रही? क्या आगे आने वाली दूसरी पार्टियां नहीं करेंगी? तो ये जो आदर्शवादिता की बात है उसको अब नहीं करना चाहिए, ये सच्चाई है। ठीक है, कांग्रेस थी तो अपना कैंडिडेट देती थी, तो बीजेपी ने अपना कैंडिडेट। ठीक है, लेकिन मीम अफजल कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पे। अब उनका रिएक्शन ले लेते हैं सर। धर्म और जाति गई नहीं। आपकी बात पे मीम अफजल कुछ कहना चाहते हैं। मीम अफजल जी बोलिए। अब मुझे छोड़िए। नहीं, मैं 2 मिनट रुकिए सर, 2 मिनट रुकिए बस। उनका लहजा ऐसा है, उनका लहजा ऐसा है कि भाई आपसे कहा, आपने कोई नाम नहीं दिया, हमने कोई नाम नहीं दिया, उनसे कहा गया कि कर दिया, उन्होंने अपना नाम दे दिया, और ये कोई ऐसी खास बात नहीं है। यकीनन अगर कंसेंसस की बात ना होती, ना की गई होती, तो यकीनन कोई एतराज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। नहीं, आजाद, देखिए ये जो आपका जो लहजा है वो ये बता रहा है कि आप रूलिंग पार्टी से हैं, कि वो जो करना है करें। अरे भाई, मैं क्या कह दूं कि प्रधानमंत्री भी ऐसे नहीं बोले, अमित शाह भी नहीं बोले जिस तरह से। अगर ये भी कहूंगा तो आप कहोगे अनडेमोक्रेटिक है। जब डेमोक्रेटिक बात कह रहा हूं तो भी आप नाराज, अनडेमोक्रेटिक बात कहूंगा तो भी आप नाराज। क्या कहूं? मैं डेमोक्रेटिक बात, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपका लहजा ये बता रहा है कि आप रूलिंग पार्टी से हैं, और आपने कह दिया भाई ठीक है, हमने नाम दे दिया, और आपको नहीं जवाब देने का। मेरा ख्याल है इस अंदाज से तो प्रधानमंत्री भी नहीं बोल रहा है। आपके पास कोई चलिए ठीक है सर, ओके मैं एक फाइनल कमेंट रामचंद्रन साहब से। आपके पास जवाब नहीं है। सबके अपने अपने व्यूज हैं, आप एक जर्नलिस्ट व्यू दीजिए। क्या वाकई इसको देखें कि इसमें भी एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है? देखिए, हर चीज में पॉलिटिक्स है, उसको तो आप नकार नहीं सकते। बट बात यह है कि अगर कंसेंसस इवॉल्व करके करना था तो एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना था। अगर सब बातचीत के बाद अगर आपने कह दिया ऑपोजिशन को कि भैया फाइनल डिसीजन प्रधानमंत्री पे ही रेस्ट करेगा, उसका एक अलग मीनिंग जाता है कि हम अनाउंस करेंगे, और फिर वो आप डिसाइड करिए आपने उनको सपोर्ट करना है कि नहीं सपोर्ट करना। राजीव जी, जाते जाते एक छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब। सर्वसम्मति बनेगी या फाइट होगी, आपको क्या दिखता है? अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। निश्चित तौर पर अभी कल का इंतजार आपको करना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कल काफी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, और अच्छी बात है कि आप गुस्सा नहीं हुए मेरे ऊपर। उदित राज जी तो गुस्सा भी हो गए मेरे ऊपर। मीम साहब, आपका ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामचंद्रन जी, आपका ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मोदी का ट्रम्प कार्ड लोग कह रहे हैं, और ट्रम्प कार्ड लग भी रहा है, लेकिन जैसा कि अभी राजीव रंजन जाते जाते कह गए कि कल तक का इंतजार करिए, तो आपको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कल को एक इंटरेस्टिंग मूव आ जाए, और हो सकता है कि विपक्ष के पास कोई विकल्प ना बचे और उनको समर्थन इसका करना पड़े। लेकिन वाकई एक पसोपेश की स्थिति सामने पैदा हो गई है विपक्ष के, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता, और यही पीएम मोदी की स्टाइल कही जाती है, अनएक्सपेक्टेड, सरप्राइज, और उन्होंने आज फिर यही दिया, सबको चौंकाया। बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज बस इतना ही। नमस्कार।